ये कोठी की हिफाजत का बेहतरीन इंतज़ाम था। कोई गैर मुतल्लिक़ शख्स कोठी में दाखिल नहीं हो सकता था। हो सकता है वडेरा नवाज़ी शली इस इंतज़ाम से मुतमईन हो, लेकिन मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं था। ये सिक्योरिटी गार्ड्स अगरचे रिटायर्ड फ़ौजी थे और बड़े चाको चौबंद नज़र आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय इंटेलिजेंस के एजेंट थे, जिन्हें इस किस्म की सूरत हाल से निपटने की ख़ुसूसी तरबियत दी गई थी और मुझे इनका अच्छा खासा तजुर्बा भी था। न जाने क्या बात थी कि इन इंतज़ामात के बावजूद मेरी तशवीश कम नहीं हुई थी। वो रात खैरियत से गुजर गई। अगले रोज़ सुबह सवेरे ही वडेरा नवाज़ी शली ने अपने नौकर आचर को भेजकर कई अखबारात मंगवा लिए। टीवी की तरह अखबारात ने भी हमारे बारे में ख़बरों को सबसे ज़्यादा अहमियत दी थी। हर अखबार की हेडलाइन यही थी। हर अखबार के सफ़े अव्वल पर मेरी और कल्पना की तस्वीरें भी लगी थीं। बाज़ अखबारात ने वडेरा नवाज़ी शली की तस्वीरें भी शाया की थीं। कल्पना अपनी तस्वीरें देखकर खुश होती रही। गुज़श्ता रात टीवी पर खबर नशर होने के बाद कई लोगों के टेलीफोन आए थे और अब भी 8 बजे के बाद टेलीफोन कॉल्स का तांता बन गया। हालांकि सिर्फ एक अखबार ने वडेरा नवाज़ी शली का फ़ोन नंबर शाया किया था और अवाम को इतला दी थी कि कश्मीर के इस मुजाहिद अजीम से इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। बहुत से लोग मुझसे बात करना चाहते थे, कश्मीर में मेरी कार्रवाइयों पर मुझे मुबारकबाद देना चाहते थे। बहुत से लोग ये समझते थे कि मेरे साथ आने वाली लड़की कल्पना नहीं सीता है, जो कश्मीर और हिंदुस्तान में मेरे साथ सरगर्म थी और शायद बाज़ वजूहात की बिना पर इसका असल नाम नहीं छापा गया था। बहुत से लोग तो सिर्फ कल्पना ही से बातें करने के ख्वाहिशमंद थे। उस रोज़ कई कश्मीरी रहनुमाओं के भी फ़ोन आए थे जो कराची में अपनी तहरीक के सिलसिले में सरगर्म थे। ये सब लोग मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैं मसरूफ़ियत का बहाना बनाकर उन्हें फ़िलहाल टालता रहा। मैं कोई लाया अमल तय के बगैर किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता था। अलबत्ता मैं किसी ऐसे कश्मीरी रहनुमा से ज़रूर मिलना चाहता था जिसका ताल्लुक़ कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार उस पार्टी से हो जिससे मैं भी वाबस्ता रह चुका था। 3-4 रोज़ गुजर गए। मैं अखबारात के ज़रिए सूरत हाल का जायज़ा लेता रहा। इस दौरान में एक मरतबा भी कोठी से बाहर नहीं निकला था। अलबत्ता वडेरा नवाज़ी शली एक मरतबा कल्पना को साथ ले गया था और तकरीबन 3 घंटों बाद वो वापस आए तो कल्पना तहाइफ से लदी फंदी थी। वार्डरोब में अगरचे वडेरे की बेटी जुलेखा के मलबूसात भरे हुए थे, लेकिन उसने कल्पना को और भी कई जोड़े खरीद कर दिए। वडेरा नवाज़ी शली और भी कुछ रिश्तेदार कराची में रिहाइश पजीर थे। वो लोग अक्सर मिलने के लिए आते रहते थे। उनकी ख़वातीन तो बस कल्पना को घेरे रहती। वो सब लोग उसे जुलेखा ही के नाम से पुकारते थे। कई रोज़ घर में बंद रहने के बाद बिलाखिर मैंने बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया। मैंने उन कश्मीरी रहनुमाओं की एक फ़हरिस्त भी तैयार कर रखी थी जिनसे मैं मिलना चाहता था। कराची में लातादाद कश्मीरी आबाद थे। यहाँ मुख्तलिफ़ पार्टियों के दफ्तर भी थे, लेकिन मुझे ये जानकर मायूसी हुई कि ये लोग सिर्फ बयानात की हद तक महदूद थे। यहाँ मेरी बाज़ ऐसे ख़ुद साख्ता कश्मीरी लीडरों से भी मुलाकात हुई जो कश्मीर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। कश्मीर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए उनके अपने कोई ज़राए नहीं थे। उनका इन्हसार अखबारात पर ही था। ताहम पाकिस्तान की एक दीनी जमात जिहाद कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा सरगर्म थी। उस जमात के रहनुमा जलसों में अपने पुरजोश खताबात से लोगों के ज़मीर को झंझोड़ते रहते थे। यहाँ से मुजाहिदीन को भी कश्मीर के महाज पर जिहाद के लिए भेजते रहते थे और मुझे अफसोस इस बात का था कि महाज पर जाने वाले ये मुजाहिदीन कश्मीरी नहीं थे। वो पाकिस्तानी नौजवान थे जो हिंदुओं से बरसरे पैकार कश्मीरी मुजाहिदीन की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपने घर बार और आराम व आसाइश छोड़कर जिहाद के लिए जाते थे। पाकिस्तान की यही दीनी जमात कश्मीरी मुजाहिदीन और मकबूजा कश्मीर से लूट-फूट कराने वाले मुहाजिरीन के लिए ज़रूरत का सामान जमा करके भी भेजती रहती थी, जबकि असल कश्मीरी बाशिंदों को इन कामों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो तो चंदे जमा करके और बयानात के ज़रिए अपनी लीडरी चला रहे थे। 8-10 दिनों के दौरान किसी ऐसे कश्मीरी से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी जो वाकई किसी कश्मीरी तंजीम से ताल्लुक़ रखता हो। ये चंद रोज़ बड़े गहरे सुकून से गुजर गए थे। कोई गैर मामूली बात नहीं हुई थी। मैं बड़ी हद तक बेजार हो चुका था और कश्मीर की तरफ जाना चाहता था ताकि अपनी सरज़मीन पर पहुंचकर अपनी सरज़मीन की आज़ादी के लिए एक बार फिर सरगर्म अमल हो सकूं। लेकिन वडेरा नवाज़ी शली ने मुझे रोक रखा था कि मैं चंद रोज़ और आराम कर लूं। उस रात 2 मेहमान आए थे। वो दोनों कश्मीरी नहीं थे, लेकिन कश्मीरियों के हमदर्द ज़रूर थे। उन्होंने रात का खाना हमारे साथ खाया। खाने के बाद कल्पना तो अपने कमरे में चली गई और हम लोग देर तक लाउंज में बैठे बातें करते रहे। उनमें रईस गौस बख्श नाम का एक शख्स वडेरा नवाज़ी शली का दूर का रिश्तेदार भी होता था और दूसरा मकबूल अहमद उसका दोस्त था।
रात 2 बजे के करीब जब वो लोग जाने लगे तो वडेरा नवाजी शली ने उन्हें रोक लिया। आंचल ने फ़ौरन ऊपर वाले कमरे में उनके लिए बिस्तर दुरुस्त कर दिए। वो दोनों 2:30 बजे के करीब ऊपर अपने कमरे में चले गए। वडेरा नवाजी शली भी अपने कमरे में चला गया। यहाँ आने के बाद कल्पना और मैं अलग अलग कमरों में सोते थे। अपने कमरे की तरफ जाते हुए मैंने कल्पना के कमरे में झांका। नीली मध्यम रोशनी वाला नाइट बल्ब जल रहा था और कल्पना करवट के बल लेटी हुई थी। इसका चेहरा मेरी तरफ था और वो जाग रही थी। मुझे दरवाजे में देखकर वो उठ गई। मैं भी आगे बढ़ गया। क्या बात है, तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने कहा। नींद नहीं आ रही, कल्पना ने जवाब दिया। पता नहीं क्या बात है, अजीब सी वहशत तारी है। अपना घर याद आ रहा है? मैंने पूछा। मेरा घर तो वही है जहाँ तुम होगे, कल्पना बोली, लेकिन आज तो बड़ी वहशत सी हो रही है। 3 बजने वाले हैं, लेट कर आंखें बंद कर लो, नींद आ जाएगी। मैं कहते हुए कमरे से बाहर आ गया। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं भी अपने बिस्तर पर लेटा करवटें बदलता रहा। मैं दरअसल इस सूरत हाल से परेशान था जिसका मुशाहिदा मैं कई रोज़ से कर रहा था। कराची में लाखों कश्मीरी आबाद थे। उनमें दौलतमंद भी थे, गरीब भी और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले भी। पोश इलाकों में उनके कालीनों और कारों के शोरूम भी थे और ये ठेलों पर सब्जियां भी बेचते थे। मैंने ये बात ख़ास तौर पर महसूस की थी कि ये लोग मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें कश्मीर में होने वाली जंग से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं यही सब कुछ सोच रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी आहट महसूस करके चौंक गया। गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा तो कल्पना दरवाजे में खड़ी थी। मुझे हरकत करते देखकर वो आगे आ गई। मुझे नींद नहीं आ रही, अकेले में डर लग रहा है। कल्पना के लहजे में हल्का सा इर्तियाज था। वो पलंग की पट्टी पर बैठ गई। मैं भी पलंग की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। यहाँ लेट जाओ, मैं किनारे की तरफ से रख गया। तुम्हें किस बात की वहशत हो रही है और यहाँ डरने की क्या बात है? पता नहीं, वो पलंग पर लेट गई। 2-3 दिन से दिल में हौल से उठ रहे हैं, जैसे कुछ होने वाला हो। कुछ नहीं होने वाला, आंखें बंद कर लो और इत्मीनान से सो जाओ, मैंने कहा और इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। कल्पना धीमे लहजे में बातें करती रही और फिर सो गई। मैंने उठकर कमरे का दरवाज़ा भीड़ दिया और पलंग के किनारे पर करवट फेर कर लेट गया। मैं काफ़ी देर तक कल्पना के बारे में सोचता रहा, जो अपना सब कुछ छोड़ कर आई है। यहाँ अगरचे इसे कोई परेशानी नहीं थी, उसे वडेरा नवाजी शली के ख़ानदान के ख़वातीन और दूसरे लोगों से बहुत प्यार मिला था। वडेरा नवाजी शली से बाप जैसी शफ़क़त भी मिली थी, लेकिन उसे अपना देश और उस देश के लोग तो याद आते होंगे और मैं जानता था कि ऐसी यादें ही बाज़ औक़ात इंसान के लिए सुहाने रूह बन जाती हैं। यही सब कुछ सोचते हुए मेरी आंखें भी बंद हो गईं। मैं पता नहीं कितनी देर सोया होगा कि एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। धमाका ऐसा था जैसे सर पर बम फटा हो। मैं हड़बड़ा कर उठ गया और दूसरे ही लम्हे कल्पना भी चीखती हुई उठकर मुझसे लिपट गई। उसी लम्हे एक और ज़ोरदार धमाका हुआ। यह धमाका भी बम की तरह ज़ोरदार था। इस धमाके के साथ यूँ लगा जैसे ज़लज़ला आ गया हो। मैं पलंग के बिल्कुल किनारे पर था। कल्पना मेरे साथ थी। वो एक बार फिर उछली तो मैं उसके धक्के से पलंग के नीचे गिर गया। कल्पना भी मेरे ऊपर ही गिरी थी। वो बुरी तरह चीख रही थी। पेदर पे धमाके हो रहे थे। इसके साथ ही इंसानी चीखों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। फिर पिस्तौल या रिवॉल्वर से फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। जब मैं कश्मीर में था तो किसी छापामार कार्रवाई के दौरान ऐसी ज़ोरदार धमाकों, चीखों और फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। एक लम्हे को मेरे जहन में ये ख्याल भी आया कि मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन ये कोई ख्वाब नहीं था। इसी लम्हे वडेरा नवाजी शली की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। शमरोज़, जुलेखा, कहाँ हो तुम लोग? हम यहाँ हैं बाबा, ये क्या हो रहा है? मैं अपनी जगह से उठने की कोशिश करते हुए चीखा। ठीक उसी वक्त एक ज़ोरदार धमाका हुआ और फिर यूँ लगा जैसे इमारत का कोई हिस्सा गिरा हो और इसके साथ ही वडेरा नवाजी शली की चीख सुनाई दी। मैं उठकर दरवाजे की तरफ लपका। राहदरी में पहुँचते ही मैं रुक गया। शदीद सर्दी और सनसनी की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ती चली गई। कोठी का लाउंज वाला हिस्सा गिर चुका था। एक और ज़ोरदार धमाका हुआ और इमारत का एक और हिस्सा बैठता हुआ नजर आया। कमरे में कल्पना की चीखों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं दौड़ता हुआ कमरे में पहुंच गया और कल्पना को बाजू से पकड़कर खींचता हुआ कमरे के पिछले दरवाजे की तरफ दौड़ा। ये दरवाज़ा अकबी सहन में खुलता था। इस तरफ भी बहुत वसी और अरीज़ लॉन था। मैं कल्पना को खींचता हुआ लॉन के आखिरी सिरे पर दीवार के करीब बैठ गया। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैंने कल्पना को दीवार के करीब बिठा दिया। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, कल्पना चीखी। वडेरा मलबे के नीचे दबा हुआ है, इसकी ज़िंदगी खतरे में है। मैंने भी चीख कर कहा, तुम यहाँ बैठी रहो, हमें यहाँ कोई ख़तरा नहीं, मैं अभी आता हूँ। मैं दौड़ता हुआ इमारत में घुस गया। धमाकों की आवाज़ें अब सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि कोठी पर हमला किया गया था और ये हमला सामने के रुख पर सड़क की तरफ से किया गया था। इस हमले में रॉकेट बरसाए गए थे। अगर बम फेंके गए होते तो इमारत मुकम्मल तौर पर
मलबे का ढेर बन चुकी होती। इमारत के कुछ हिस्से गिरे थे। वडेरा हॉल की दूसरी तरफ वाली राहदरी के एक कमरे में था। वो धमाकों की आवाज़ें सुनकर हमारी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए इस तरफ दौड़ा था, लेकिन एक गिरती हुई दीवार के नीचे दब गया था। वडेरे की दोनों टांगें मलबे के नीचे दबी हुई थीं और वो मदद के लिए चीख रहा था। मैं झुककर उस पर से मलबा हटाने लगा। उसी दौरान एक गार्ड भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। हम दोनों ने मिलकर वडेरे को मलबे से निकाला। उसकी एक टांग बुरी तरह कुचल गई थी, जबकि दूसरी टांग से भी खून बह रहा था। हम दोनों ने उसे लॉन में दूर ले जाकर घास पर लिटा दिया और दोबारा इमारत की तरफ दौड़े। उस इमारत पर सड़क की तरफ किसी गाड़ी से 5 रॉकेट बरसाए गए थे। 3 रॉकेट इमारत के ऊपर वाले हिस्से पर लगे थे और 2 निचले हिस्से पर। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां सलामत थीं। मैं और गार्ड दौड़ते हुए ऊपर पहुंच गए। ऊपर ज़्यादा तबाही फैली थी। ऊपर की मंजिल पर सामने के रुख पर जो गार्ड ड्यूटी दे रहा था वो ख़त्म हो चुका था। वो कमरा भी मलबे का ढेर बन चुका था, जिसमें रईस गौस बख्श और मकबूल अहमद सोए हुए थे। मकबूल अहमद मलबे के नीचे दबकर ख़त्म हो चुका था, जबकि रईस गौस बख्श शदीद ज़ख्मी हो गया था। हम किसी न किसी तरह उसे नीचे लाने में कामयाब हो गए। एक गार्ड भी शदीद ज़ख्मी हुआ था, जबकि चौथा गार्ड मामूली ज़ख्मी था और वडेरे के मुलाजिम आचर का पता नहीं चल रहा था। शायद वो मलबे के नीचे दबकर ख़त्म हो चुका था या बेहोश था। पुकारने के बावजूद किसी तरफ से उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे हैरत थी कि यहाँ इतनी शदीद रॉकेटबाजी हुई थी। आसपास की कोठियाँ अगरचे महफूज रही थीं, लेकिन कोई पड़ोसी सूरत हाल मालूम करने के लिए बाहर नहीं निकला था। अपनी जान तो सबको अजीज़ होती है, ऐसी सूरत में बाहर निकलने की हमाकत कौन करता है। मुझे एक और बात पर भी हैरत थी। कोठी के ऊपर वाला हिस्सा तकरीबन पूरी तरह तबाह हो चुका था। चंद दीवारें खड़ी थीं, नीचे के हिस्से में भी तबाही फैली हुई थी, लेकिन बिजली अभी तक बरकरार थी। मैं भी ये सोच रहा था कि ऊपर वाली एक दीवार धड़ाम से गिरी और इसके साथ ही तारीकी छा गई। गली के खंबे से बिजली की लाइन उसी दीवार पर लगे हुए एक ब्रैकेट से मुंसलिक थी। वो दीवार गिरी तो बरकीरू भी मुनक़ता हो गई और ये भी मुकाम शुक्र था कि रॉकेटबाजी या बिजली की तारें टूटने से आग नहीं लगी थी। अंधेरा होते ही कोठी की पिछली तरफ से कल्पना की चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं बदहवास होकर इस तरफ दौड़ा। अंधेरे में ठोकरें लगने से मैं 2-3 मरतबा गिरते बचा। कल्पना, कहाँ हो तुम? मैं कोठी के अकबी लॉन में पहुंचकर चीखा। मैं यहाँ हूँ। अंधेरे में एक तरफ से कल्पना की डरी डरी चीख सुनाई दी। मैं दौड़ता हुआ इस तरफ पहुंच गया। अकबी कोठी से बहुत मदम सी रोशनी इस तरफ पहुंच रही थी, लेकिन वाज़े तौर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कल्पना ने शायद मुझे देख लिया था। वो दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। मैं कल्पना को लेकर कोठी के सामने वाले लॉन में आ गया। एक गनमैन गेट खोलकर बाहर जा चुका था। वो सामने वाली कोठी का गेट धड़धड़ा रहा था। मैंने कल्पना को वडेरा नवाजिश अली के पास घास पर बिठा दिया और ख़ुद भी बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। सामने की कोठी के लोग हमारी आवाज़ें सुनकर इत्मीनान कर लेने के बाद ही बाहर निकले। वो लोग भी डरे डरे और सहमे हुए थे। उनमें से एक आदमी ने बताया कि उसने फ़ोन कर दिया है, पुलिस आने वाली होगी। कुछ और कोठियों के लोग भी बाहर आ गए। शुरू में जब हम यहाँ आए थे तो टीवी और अखबारात के ज़रिए हमें बड़ी शोहरत मिली थी। इस गली के रहने वाले तो हमारे बारे में अच्छी तरह जान चुके थे और अब वो लोग भी समझ गए थे कि हमला हम पर हुआ था। पुलिस आधे घंटे बाद पहुंची थी और इसके मज़ीद आधे घंटे बाद 2 एम्बुलेंस गाड़ियां भी पहुंच गईं। ज़ख्मियों और लाशों को अस्पताल रवाना कर दिया गया। पहले पुलिस की सिर्फ एक मोबाइल आई थी। उस पुलिस पार्टी के इंचार्ज ने हेडक्वार्टर को इतला देकर मज़ीद पुलिस मंगवा ली थी। कल्पना को सामने की कोठी में रहने वाली औरतें अपने साथ ले गईं और मैं पुलिस के साथ टॉर्चों की रोशनी में वडेरे के मुलाजिम आचर और चौथे गनमैन को तलाश करने लगा। रात की तारीकी रुखसत हो रही थी और दिन का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। दिन के उजाले में तलाश का काम आसान हो गया। दोनों की लाशें मलबे के नीचे दबी हुई थीं। उन्हें भी एक एम्बुलेंस के जरिए भेज दिया गया। मुलगुजार उजाला उस दिन की तेज़ रोशनी में बदल रहा था। गली में 20 लोग जमा हो चुके थे। पुलिस वालों को जब ये पता चला कि यह हमला एक मारूफ कश्मीरी मुजाहिद और इसके साथी को हलाक करने के लिए किया गया था, तो उन्होंने फ़ौरन ही अपने अफसरान आला को इतला दे दी और दिन की रोशनी फैलने तक पुलिस के बाद आला अफसरान भी पहुंच गए और अखबारात के फ़ोटोग्राफरों और रिपोर्टरों ने भी वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई। पुलिस के एक जिम्मेदार ऑफिसर ने फ़ौरन ही प्रेस को ये बयान दे दिया कि ये भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के एजेंटों की कार्रवाई है, जिन्होंने एक कश्मीरी मुजाहिद को हलाक करने की कोशिश की थी। इस कश्मीरी मुजाहिद के बारे में टीवी पर भी बहुत कुछ आ चुका है और अखबारात में भी बहुत कुछ छप चुका है। एक अखबारी रिपोर्टर ने पुलिस ऑफिसर को मुतवज्जा करते हुए कहा, पुलिस को मालूम था कि वो मुजाहिद कश्मीर में और फिर राजस्थान में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इंटेलिजेंस के नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाकर यहाँ आया है। ये भारतीय इंटेलिजेंस के लिए मोस्ट वांटेड आदमी है। यहाँ भी रॉ के तरबियत याफ्ता एजेंट मौजूद हैं। इसे यह भी ख़तरा था और पुलिस भी इस खतरे से आगाह थी। इसके बावजूद सरकारी तौर पर इस मुजाहिद की हिफाजत के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए?
हमसे इसके लिए कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि हमलावरों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं खामोश खड़ा पुलिस और प्रेस रिपोर्टरों की बहस सुनता रहा। फोटोग्राफरों ने मेरी तस्वीरें भी खींची थी। पुलिस ने तबाहशुदा कोठी को घेरे में ले रखा था। निसफ दर्जन कांस्टेबल इस कोठी पर भी तैनात कर दिए गए थे जहां कल्पना मौजूद थी। और फिर मैं एक पुलिस पार्टी के साथ अस्पताल रवाना हो गया। अस्पताल में अजीब समा था, अफरा तफरी मची हुई थी। वडेरा नवाजी शली का दोस्त मकबूल अहमद और 2 गनमैन हलाक हो चुके थे। दूसरा गनमैन मामूली जख्मी था जिसे मरहम पट्टी के बाद फारिग कर दिया गया। रईस गौस बख्श का एक बाजू और कई पसलियां टूट गई थीं। वडेरा नवाजी शली की भी टांगों की हड्डियां टूट चुकी थीं। वो दोनों ऑपरेशन थिएटर में थे। मुझे ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाने दिया गया। वडेरा नवाजी शली की गली में रहने वाले चंद लोग भी अपनी गाड़ियों पर अस्पताल पहुंच चुके थे। वडेरे के उनसे अच्छे ताल्लुकात थे और वो लोग उसकी हमदर्दी और मोहब्बत में चले गए थे। पुलिस की भारी नफरी भी अस्पताल में मौजूद थी। चंद मुसल्ले पुलिस वालों ने मुझे घेर रखा था। पहले मैं बेंच पर बैठा रहा, फिर मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं वो पूरा दिन अस्पताल में ही रहा। इस दौरान 2-3 मरतबा वडेरा नवाजी शली के पड़ोसी को फ़ोन करके कल्पना के बारे में भी दरियाफ्त कर लिया गया। अगरचे उसकी हिफाजत के लिए निसफ दर्जन पुलिस वाले इस कोठी पर तैनात थे, उसके अलावा भी पुलिस की भारी नफरी ने वडेरे की तबाहशुदा कोठी को घेरे में ले रखा था। लेकिन कल्पना खौफजदा थी। दोपहर के 11 बजे के करीब बाज़ इवनिंग पेपर्स मार्केट में आ गए। हर अखबार की हेडलाइन एक ही थी, कश्मीरी मुजाहिद की कोठी पर हमला, 4 अफराद हलाक। तफसीलात तो वही थी जो आप जान चुके हैं, लेकिन अखबारात ने खौफनाक हद तक सनसनी फैलाने की भरपूर कोशिश की थी। वडेरा नवाजी शली और रईस गोश बख्श को प्राइवेट रूम्स में मुंतकिल किया जा चुका था। इन दोनों के जिस्म प्लास्टर्स और पट्टियों से जकड़े हुए थे। मुझे थोड़ी देर उनके पास रहने दिया गया। वडेरे के कई रिश्तेदार भी अस्पताल में मौजूद थे। मुझे अस्पताल से जाने के लिए कहा गया तो वडेरे का एक करीबी अजीज़ रईस सुल्तान भी मेरे साथ था। वो अक्सर कोठी पर आता रहता था और मुझसे खासा बेतकल्लुफ़ भी था। हम कार पर अस्पताल से रवाना हुए तो मेरी हिफाजत के लिए पुलिस की एक मोबाइल भी हमारे साथ थी। कोठी का भलाई हिस्सा अगरचे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के कुछ हिस्से रिहाइश के काबिल थे। लेकिन वहाँ ना तो बिजली थी और ना ही गैस। हिफाजती नुक्ता नज़र के तहत मेन लाइन से इनके कनेक्शन काट दिए गए थे। मेरे लिए वाकई परेशानी की बात थी कि कहाँ जाऊँ। कल्पना भी खासी परेशान थी। ऐसे मौके पर रईस सुल्तान ही हमारी मदद को आगे आया था। उसने हमें अपने साथ चलने की पेशकश की तो मैं इनकार नहीं कर सका। रईस सुल्तान का बंगला गुलशन इकबाल की ब्लॉक नंबर 2 में था। 240 गज का ये बंगला भी 2 मंजिला था। निचली मंजिल का एक कमरा हमारे लिए खाली कर दिया गया। निसफ दर्जन पुलिस वाले भी हमारी हिफाजत के लिए बंगले पर तैनात हो चुके थे। उस रात मैं और कल्पना देर तक जागते रहे और इस सूरत हाल पर गौर करते रहे। इसमें शुबा नहीं कि कोठी पर रॉकेटों से हमला भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एजेंटों ने किया था। पिछले चंद रोज सुकून से गुजरे थे तो मैं रॉ को भूल गया था, लेकिन रॉ वाले मुझे नहीं भूले थे। पाकिस्तान में भी उनका मजबूत नेटवर्क कायम था और कराची में तो वो बहुत अरसे से बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपनी मजमूम सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। वो लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए मौके की तलाश में थे और बिलाखिर ने मौका मिल गया। कोठी के गेट पर तैनात गनमैन के कहने के मुताबिक सुबह 4 बजे के करीब कोठी से तकरीबन 50 गज दूर सड़क पर एक कार आकर रुकी थी। कोठी पर उस कार से रॉकेट बरसाए गए थे। गनमैन ने गेट पर मौजूद अपने दूसरे साथी के हमरा पोजीशन संभाल कर उस कार पर फायरिंग भी की थी, लेकिन वो कार पिस्तौलों की रेंज से दूर थी और वो दहशतगर्द कोठी पर एक के बाद दीगरे 5 रॉकेट बरसाने के बाद कार में फरार हो गए। इस खौफनाक हमले में मैं तो बच गया था, लेकिन 4 बेगुनाह मारे गए थे और हमें पनाह देने वाला वडेरा नवाजी शली शदीद ज़ख्मी हुआ था और मेरा ख्याल था कि शायद वो अब कभी भी अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।